खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन से बड़ी खबर की। आज से उज्जैन में टोटल लॉकडाउन, जहां शादियों पर भी लगा ब्रेक। 30 अप्रैल तक नहीं होगी शादियां। शादी की सभी परमिशन निरस्त कर दी गई हैं। दूध की सप्लाई रहेगी बहाल। सरकारी राशन दुकानों को मिलेगी छूट। तो जो भी शादियां हैं 30 अप्रैल तक सभी शादियां निरस्त कर दी गई हैं। शादियां यानी कि आपने यदि 30 अप्रैल के पहले की जो शादियां हैं उन्हें नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी तारीख बढ़ानी होगी। कल से टोटल लॉकडाउन लगने जा रहा है। सिर्फ दूध और सरकारी राशन दुकानों को ही खुले रहने की छूट मिलेगी, यानी कि जो दूध की सेवाएं हैं वो बहाल रहेंगी और राशन दुकानें, सरकारी राशन दुकानें, जो पीडीएस की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, ताकि जो निम्न वर्गीय परिवार हैं वो राशन ले सके। और बाकी सब कुछ बंद रहेगा। टोटल लॉकडाउन किया जा रहा है। उज्जैन से बड़ी खबर है। आज से उज्जैन में टोटल लॉकडाउन, शादियों पर भी लगा ब्रेक। 30 अप्रैल तक नहीं होंगी शादियां। शादियों की सभी परमिशन निरस्त कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आनंद निगम जुड़े। आनंद, शादियों की सभी परमिशन निरस्त कर दी गई हैं। कल से टोटल लॉकडाउन लगने जा रहा है। कौन कौन सी सेवाएं हैं जो बहाल रहेंगी इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण यहाँ पर बढ़ा है, उसके बाद आज से ही ये सुबह से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और उज्जैन कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि इसमें जो है दूध, आटा चक्की और जो उद्योग धंधे हैं उनसे जो सेवाएं चलती हैं वो सब कुछ चालू रहेगी। इसके अलावा बाकी सब कुछ बंद रहेगा, जिसमें बंद की अगर बात करें तो किराना, सब्जी भी आम आदमी को नहीं मिल पाएगी। इसमें कलेक्टर ने ये भी कहा है कि किराना और सब्जी के लिए हम 1-2 दिन में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था घर घर पहुंचने या फिर डोर टू डोर वाली व्यवस्था कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो शहर पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, जिसमें सिर्फ दूध चक्की, मेडिकल, अस्पताल और जो जरूरी सेवाएं हैं सिर्फ उन्हीं को इजाजत मिलेगी। जी बिल्कुल आनंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सिर्फ दूध और जो सरकारी राशन दुकान है उन्हीं को खुले रहने की छूट मिलेगी, बाकी सारी सेवाएं बंद रहेंगी और बेवजह घर से निकलने पर सख्ती भी करेगी सरकार। तो वहीं आपको बता दें कि जो भी शादियां 30 अप्रैल तक रखी गई होंगी उन शादियों को करने की परमिशन निरस्त कर दी गई है। परमिशन नहीं होगी। शादियों पर ब्रेक लगा है लॉकडाउन के दौरान। और जबलपुर में बढ़ा कर्फ्यू, जहां जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा है। 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ा कर्फ्यू। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जारी किया आदेश। पूर्व आदेश के तहत व्यवस्था रहेगी लागू। तो 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि जबलपुर में जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, एहतियात के तौर पर 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व आदेश के तहत व्यवस्था लागू रहेगी। तो देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़ते हालात समेत अन्य मसलों पर बातचीत की और पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई है। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की और उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में मदद मिलेगी। उन्होंने देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे।
राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। तो कोरोना संकट पर सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों से चर्चा की और अस्थायी अस्पतालों को लेकर बातचीत की। साथ ही उन्होंने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों से चर्चा की और स्थिति का जायजा भी लिया। ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल के बाहर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने टेंट लगाकर रात भर जागरण किया और मंत्री तोमर ने हजीरा अस्पताल में चल रहे कोविड मरीजों के इलाज की मॉनिटरिंग की। मंत्री व्यवस्था को देखने के लिए रात भर वहीं पर डटे रहे। मंत्री ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिले, उनका सही से सही समय पर इलाज हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते वो यहाँ पर डटे हैं। वहीं मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग भी मास्क लगाएं, तभी हम कोरोना को अपनों से दूर भगा सकते हैं। तो सिविल अस्पताल के बाहर मंत्री जी डटे रहे। रात भर अस्पताल के बाहर उन्होंने पहरा दिया, स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग की और उन्होंने वहां पर किस तरीके के हालात हैं, कोविड मरीजों से जो भर्ती हैं वहां पर उनसे भी बातचीत की। तो व्यवस्था देखना मेरी जिम्मेदारी है, मंत्री का कहना है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से। के दौरान मौजूद रहूंगा, सरकार की व्यवस्थाएं जो अच्छी चल रही हैं और अच्छी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आज सिविल हॉस्पिटल में मेरी खुद की मैंने अपने आप की ड्यूटी लगाई है कि यहाँ रात्रि में रहूंगा और कोई मरीज को अगर तकलीफ परेशानी होगी तो यहाँ मैं मौजूद हूँ। इसलिए आप सभी लोग बेफिक्र होकर अपने घरों पे सोएं, पर ये जरूर तय करके उठें कि सवेरे कल हम उठेंगे, मास्क जरूर लगाएंगे और 2 गज की दूरी जरूर करेंगे। इससे में हम अपने शहर को कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील,
हजीरा सिविल अस्पताल में मंत्री ने पहरा दिया और देखा कि पूरी रात भर किस तरीके की व्यवस्था है। क्या कुछ इस दौरान व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ग्वालियर में कोविड प्रभारी मंत्री भी बनाए गए हैं और लगातार वो सक्रिय है इस बीमारी से, महामारी से लड़ने के लिए। बीते 3 दिनों से लगातार उनका इसी तरह का अभियान चल रहा है और बीती रात वो ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल के बाहर टेंट लगाकर बैठे थे और रात भर उन्होंने कोविड मरीजों के इलाज की मॉनिटरिंग की है। इसके अलावा आसपास के जो अस्पताल है सरकारी, उन अस्पतालों का भी वहीं से उन्होंने मॉनिटरिंग की है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कई जगह से मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने, साथ ही ऑक्सीजन की कमी की भी बातें सामने आई थी जी। तो ऐसे में मंत्री ने रात भर बैठकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई बार उन्हें अगर खामियां नजर आई तो उन्होंने डॉक्टरों को भी निर्देशित किया, साथ ही मरीजों को ये ढांढस बनाया कि दुख की इस घड़ी में न सिर्फ सरकार बल्कि वो पूरा ग्वालियर उनके साथ है और इस कोरोना महामारी को हराने के लिए वो हर स्तर पर प्रयास करते रहेंगे और लगातार मरीजों और अटेंडरों के संपर्क में है। जी बिल्कुल, तो सरकार की जो व्यवस्था है उसे चाक चौबंद बनाने के लिए लगातार पहरा दे रहे हैं मंत्री जी। सुशील, देखा जा रहा है कि कितना भी दौरा कर लिया जाए, कितना भी पहरा दे लिया जाए, लेकिन कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं जरूर देखने को मिलती हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारी खबरें भी साझा की हैं जब अव्यवस्थाओं का आलम रहा है। क्या इसी के चलते मंत्री जी पहरा दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस तरह की जानकारियां भी मिली थी कि ग्वालियर में भी जो कोविड मरीज है उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में मिल रहे हैं और भारी भरकम रकम उन्हें चुकाने के लिए पड़ रही है। यही वजह है कि मंत्री खुद जो है लगातार इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में उन्होंने कल रात से ये निरीक्षण किया क्योंकि कल करीब 1192 रेमडेसिविर इंजेक्शन ग्वालियर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं मंत्री अगर लगातार अफसरों की बैठक लेते रहेंगे, जनप्रतिनिधियों की बैठक लेते रहेंगे और अस्पतालों में इसी तरह से रात में टेंट लगाकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं है उन व्यवस्थाओं में कसावट जरूर आएगी। डॉक्टर के साथ ही जो अन्य लोग इस कोविड महामारी से लड़ने में जुटे हुए हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में भी कसावट तो आएगी और लापरवाहियों में कमी होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो जाहिर सी बात है कि मंत्री जी लगातार दौरा करेंगे तो व्यवस्थाओं में जो लापरवाही बढ़ती जा रही है वो नहीं होगी और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहेंगी ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन भी मिल सके, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी मिल सके और वहां पर जो बेडों की दिक्कतें हो रही हैं या अन्य दिक्कतें हो रही हैं उससे मरीजों को ना जूझना पड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना से लड़ने में सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो वहीं अब समाज के युवा भी कोरोना से जंग लड़ने में भागीदार बन रहे हैं। ग्वालियर में ऐसे ही 100 युवाओं की टीम भी कोरोना से लड़ने में सेवा की मिसाल पेश कर रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में जुड़े युवाओं की टीम ने ग्वालियर में अपने खर्चे पर 200 बेड का कोविड-19 सेंटर शुरू किया। इस कोविड सेंटर में 20 बेड ऑक्सीजन युक्त भी हैं। युवाओं की इस पहल से संकट काल में कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। आज जैसे बेड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर की टेक केयर क्योंकि जगह कम है और संक्रमण बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे है, तो हम लोगों ने 200 बेड का ऐसा इंतजाम किया है। यहाँ पे हम डॉक्टरों का उनको टेक केयर करेंगे, उनको जो स्टार्टिंग जो प्राथमिक उपचार होता है वो यहाँ उपलब्ध कराएंगे। इवन 10 से 15 बेड हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाले यहाँ रख रहे हैं कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो हम वो भी उनको उपलब्ध कराएंगे। यहाँ उनको दोनों टाइम खाना मिलेगा, काढ़ा और जो भी उपचार उनका रहता है वो पूरा उनको मुहैया कराएंगे। हमारा यहाँ आइसोलेशन सेंटर सिंधिया फाउंडेशन के तत्वावधान में हम चालू कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जिस स्थिति में अभी हमारा देश है उस स्थिति में हम अपना समाज के प्रति योगदान दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मानवों की सेवा कर पाएँ, यही हमारा मकसद है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मां सिद्धिदात्री भक्तों के सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। मान्यता है कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। मां ऊपर के दाहिने हाथ में चक्र, नीचे वाले में गदा और ऊपर के बाएं हाथ में शंख, साथ ही नीचे वाले हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए हैं। मां के गले में दिव्य माला शोभित हो रही है। यह कमलासन पर आसीन है और इनकी सवारी सिंह है। मां सिद्धिदात्री को कष्ट, रोग, शोक और भय से भी मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। कोरोना संकट के बीच श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर अपने घरों पर ही मां से प्रार्थना कर रहे हैं।
आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रकट उत्सव है और आज भगवान राम का जन्मदिन है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन राम नवमी होने के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। भगवान राम श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं। भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया था। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान का राम का जन्म हुआ था और यह दिन प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और चलिए अब एक नजर छत्तीसगढ़ टॉप 10 पर। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स रायपुर के प्रस्ताव को दी अनुमति। राज्य के मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन को अस्थायी तौर पर नियुक्त करने का दिया प्रस्ताव। प्रदेश में करीब 70,000 वैक्सीन के डोज हुए बर्बाद। प्रदेश में अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को लग चुका है टीका। ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक उपयोग पर राज्य सरकार ने लगाई रोक। 22 अप्रैल से अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध। कोंडागांव जिले में 26 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। फिजिक्स सब्जेक्ट में लेक्चरर चयन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की तरह मानते हुए नियुक्ति पर विचार करने का सरकार को दिया निर्देश। कवर्धा में निजी डॉक्टरों के साथ ही कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने की बैठक। डॉक्टरों को सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का दिया निर्देश। अंबिकापुर के आयुर्वेद अस्पताल में 130 बिस्तरों का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअली उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अस्पताल में और भी सुविधा बढ़ाने का निर्देश। कवर्धा के वनांचल में लोग टीका लगवाने से कर रहे परहेज। सांसद संतोष पांडे ने की लोगों से टीका लगवाने की अपील। सरकार के दिशा निर्देश का भी पालन करने की अपील की। लॉकडाउन में बढ़ी चोरी की घटना। सरगुजा में चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना। चोरों ने चुराए सिर्फ राशन के सामान। राजनांदगांव में लॉकडाउन में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही पुलिस लोगों तक पहुंचा राशन। पशु पक्षियों के साथ ही पर्यावरण को भी हरा भरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स रायपुर के प्रस्ताव को दी अनुमति। राज्य के मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन को अस्थायी तौर पर नियुक्त करने का दिया प्रस्ताव। प्रदेश में करीब 70,000 वैक्सीन के डोज हुए बर्बाद। प्रदेश में अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को लग चुका है टीका। ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक उपयोग पर राज्य सरकार ने लगाई रोक। 22 अप्रैल से अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध। कोंडागांव जिले में 26 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन। पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। फिजिक्स सब्जेक्ट में लेक्चरर चयन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की तरह मानते हुए नियुक्ति पर विचार करने का सरकार को दिया निर्देश। कवर्धा में निजी डॉक्टरों के साथ ही कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने की बैठक। डॉक्टरों को सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का दिया निर्देश। अंबिकापुर के आयुर्वेद अस्पताल में 130 बिस्तरों का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअली उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अस्पताल में और भी सुविधा बढ़ाने का निर्देश। कवर्धा के वनांचल में लोग टीका लगवाने से कर रहे परहेज। सांसद संतोष पांडे ने की लोगों से टीका लगवाने की अपील। सरकार के दिशा निर्देश का भी पालन करने की अपील की। लॉकडाउन में बढ़ी चोरी की घटना। सरगुजा में चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना। चोरों ने चुराए सिर्फ राशन के सामान। राजनांदगांव में लॉकडाउन में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही पुलिस लोगों तक पहुंचा राशन। पशु पक्षियों के साथ ही पर्यावरण को भी रही हरा भरा। रायपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम की टीम ने दुकान को किया सील। राजनांदगांव कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए डोर टू डोर
सर्वे, लोगों को टीकाकरण के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नए कोविड वार्ड का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन। आदित्येश्वर शरण सिंह देव की पहल से तैयार हुआ कोविड वार्ड। कवर्धा में फिर मिले कोरोना के 274 नए मामले, 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 3629। बेमेतरा जिले में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में मिले 198 मरीज, 5 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 198 हुई। बलरामपुर में कोरोना काल में माता के मंदिर में सिर्फ पुजारी कर रहे पूजा, मंदिर में जल रही मां की ज्योति, कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना। बलरामपुर जिले में गांव को कोरोना से बचाने की तैयारी शुरू, ग्राम पंचायत कंजिया की सड़क को किया गया सील, लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील। कवर्धा जिले में एंटीजन किट कम पड़ने से कोरोना जांच की रफ्तार में हुई कमी, 3000 की जगह सिर्फ हो रहा 100,000 लोगों का जांच। ओबीसी के अभ्यर्थी के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने शिक्षक चयन में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 10% छूट का लाभ दिए जाने का दिया निर्देश। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 1679 नए कोरोना के केस मिले, इलाज के दौरान 9 कोरोना संक्रमितों की मौत। और चलिए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में बढ़ा कोरोना ब्लास्ट। 24 घंटे में मिले 15,625 नए कोरोना मरीज, 24 घंटे में रिकॉर्ड 181 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। रायपुर जिले में सर्वाधिक 76 लोगों की मौत हुई है और रायपुर में 2,225 नए मरीज मिले, तो दुर्ग में 1,679 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 15,830 ने कोरोना को मात दी है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट हुआ। रायपुर में 2,225 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 15,625 नए कोरोना मरीज मिले हैं, यानी कि एक बार फिर से पूरे रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना ब्लास्ट। 15,000 के पार नए मामले, 24 घंटे में रिकॉर्ड 181 लोगों की मौत। रायपुर जिले में सर्वाधिक 76 लोगों की मौत। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गया। अवधेश, अचानक से लगता है कि मामले थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक नया रिकॉर्ड सामने आ जाता है। एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ रायपुर में। बिल्कुल, 15,000 के पार अगर संख्या हो तो बताने के लिए काफी है कि स्थितियां अब भी गंभीर है, क्योंकि भले ही 2 दिनों तक 12,000 के आसपास में संक्रमण के नए मरीज मिलने का सिलसिला रहा, लेकिन जिस तरह से फिर कल 15,000 के पार मरीज आए हैं, बताने के लिए काफी है कि संक्रमण अभी उसी तेज गति से फैल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि राजधानी में संक्रमण की दर में काफी कमी आई है। कल 2200 से अधिक मामले मिले थे, जो 4,000 तक पहुंच चुके थे। तो ऐसे में कुछ अगर जिलों को छोड़ दिया जाए, जो बड़े जिले हैं, जो पहले सबसे ज्यादा संक्रमित जिले थे भी, चाहे जिसमें रायपुर की बात कर ली जाए, दुर्ग की बात कर ली जाए, राजनांदगांव, बेमेतरा, बिलासपुर, इन जिलों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे संक्रमण के दर में कमी आई है। लेकिन चिंताजनक विषय ये है कि अन्य जिलों में, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर जैसे जिलों में संक्रमण के दर में काफी तेजी आई है। तो अगर एक तरफ कमी आएगी और एक तरफ तेजी आएगी, तब जाके स्थिति वो उसी तरह बने रहेगी। और यही वजह है कि लगातार धरातल पे जो कोशिशें की जा रही है, वो कोशिशें नाकाम ही साबित हो रही है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह से संक्रमण का जो ब्लास्ट है, वो दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। तमाम कोशिशें की जा रही है, शासकीय स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक कोशिशें जारी है, लेकिन बावजूद उसके आज भी संक्रमण के चेन को तोड़ते हुए कोई सकारात्मक पहल या सकारात्मक निर्णय, नतीजा जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस वजह से लोगों में और ज्यादा हताशा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस संक्रमण की चेन कब जाके टूटेगी, और जो लगातार जो मरीजों के मिलने का सिलसिला है, वो कब थमेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये चेन कब टूटेगी, क्योंकि लॉकडाउन भी है और उसके बावजूद नए मामले सामने आ रहे हैं, और अब प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। तो देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। पीएम मोदी ने सभी कोरोना योद्धाओं की सराहना की और उन्होंने कहा कि बीते दिनों में जो कदम उठाए गए हैं, उससे स्थिति को सुधारेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जागरूकता से लॉकडाउन से बचने में मदद मिलेगी और साथ ही देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को
अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में ये नहीं बताया कि कब पूरे देश को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करेंगे कि देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो उसमें निराशा हुई। सोनिया जी ने, राहुल जी ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, स्वयं मैंने भी इस बात का कई बार जिक्र किया था कि वैक्सीनेशन प्रोडक्शन बढ़ा के इसको ओपन करने का समय आ गया। कि आज 7 करोड़ वैक्सीन एक महीने में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अगर निर्मित हो रही हैं, तो कितने समय के अंदर ये 1.5 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उन्होंने ये बात की कि मैंने निर्माताओं से, उद्योगपतियों से और कुछ विशेषज्ञों से बात की कल, लेकिन वैक्सीनेशन कब बढ़ के हमको मिलने लगेगी ये बात नहीं आई। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल तरीके से बस्तर संभाग के 7 जिलों कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और उसे नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। सीएम ने समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के बस्तर संभाग में पिछली बार कोरोना संक्रमण को रोकने में शासन प्रशासन सहित सबके सहयोग से अच्छी सफलता मिली थी। इस बार भी हम सभी बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण की दर को पिछली बार की तरह 0% तक लाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में संक्रमण ना फैले, इसके लिए यह जरूरी है कि बाहर से आने वाला हर व्यक्ति बिना टेस्टिंग के ना तो गांव में और न ही शहर में जाए। आवश्यकता अनुसार उन्हें क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन केंद्र में रखने की व्यवस्था की जाए। बाहर से आने वालों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अंतर्राज्यीय सीमाओं के एंट्री प्वाइंट पर ही टेस्टिंग सुनिश्चित कर ली जाए। छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण अब कम्युनिटी स्प्रेड या ट्रांसमिशन के चरण में है और यह राज्य के लिए बेहद गंभीर स्थिति है। छत्तीसगढ़ में रोज मौतों के आंकड़े 100 से पार हो रहे हैं। मुश्किल बात यह है कि संक्रमण तो तेजी से फैल रहा है, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि इसका सोर्स क्या है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि यह सच है कि राज्य कम्युनिटी स्प्रेड के चरण में है। जब संक्रमण का सोर्स पता नहीं चले तो इसका मतलब यही है कि राज्य के लोगों को तमाम गाइडलाइन का पालन बेहद कड़ाई से करना चाहिए। चीज की कमी है, किस चीज को प्राथमिकता देना, कहाँ क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं, कहीं कुछ और करने की जरूरत हो। रोजगार से लेके क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, वेंटिलेटर की उपलब्धता, आईसीयू की उपलब्धता, कहाँ पर बेड्स की स्थिति कितनी भरी हुई है, कितनी खाली है, ये सारा एक परिदृश्य आ जाता है। कहाँ किस जिले के किस ब्लॉक में संक्रमण ज्यादा है, ये बातें फोकस में लाने के लिए मीटिंग काम में आती है कि आप जिले की बात कर रहे हैं तो जिले में किस ब्लॉक में, तो वो ध्यान फिर जब फोकस होके काम होता है तो और कारगर तरीके। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर प्रेरित करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं और कुछ ऐसा ही देखने को मिला बीजापुर में, जहां नगर पालिका में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और यहां स्थानीय लोगों को टीकाकरण के लिए आकर्षित करने के लिए उन्हें टीका लगवाने के बदले सब्जियां दी जा रही हैं। बीजापुर नगर पालिका ने सब्जी विक्रेताओं से सब्जी सप्लाई करने के लिए कहा और ये सब्जियां टीका लगवाने वालों को दी जा रही हैं। ये जो टमाटर दिया जा रहा है टीका के बदले, ये कोई शासन प्रशासन द्वारा नहीं है। ये जो है समाज सेवक जो हैं हमारे अशोक जायसवाल जी, उनके द्वारा और कुछ लोग और देने को इच्छुक हैं जो अभी देंगे। तो ये क्या टीकाकरण नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण से ये अपना जागरूक होके अपने स्वेच्छा से ये लाके हमें दिए हैं कि आप इस
टमाटर को जो टीका लगा रहा है उनको दे दीजिए। वो हम लोगों ने इस बार भी टीकाकरण के लिए लोग कम निकल रहे थे घरों से, हम सब अध्यक्ष महोदय, मैं, हमारे सीएमओ साहब ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस बार टमाटर जो वैक्सीनेशन करने आ रहे हैं उनको प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने सब्जी मार्केट वाले व्यापारियों से अपील की है। अपील के बाद जायसवाल जी व्यापारी हैं सब्जी के, उन्होंने नगर पालिका को टमाटर प्रदान किया। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मां सिद्धिदात्री भक्तों के सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। मान्यता है कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। मां ऊपर के दाहिने हाथ में चक्र, नीचे वाले में गदा और ऊपर के बाएं हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए हैं। मां के गले में दिव्य माला शोभित हो रही है। यह कमलासन पर आसीन है और इनकी सवारी सिंह है। मां सिद्धिदात्री को कष्ट, रोग, शोक और भय से भी मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। कोरोना संकट के बीच श्रद्धालु मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने अपने घरों पर ही कर रहे हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रकटोत्सव है और आज भगवान राम का जन्मदिन है। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी का पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन राम नवमी होने के साथ ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। भगवान राम श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं। भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया था। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन भगवान का राम का जन्म हुआ था और यह दिन प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राम नवमी पर लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। और चलिए सीधे रुक करते कवर्धा से संवाददाता मनीष मिश्रा, कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास आते हैं, क्योंकि नवरात्र भी है और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का प्रकटोत्सव भी है, यानी कि आज राम नवमी भी है। तो मंदिरों में तो खैर श्रद्धालुओं को जाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध है। जिस तरीके के कोरोना मामले सामने आ रहे हैं उसके चलते किस तरीके से आज का दिन देखा जा रहा है? मंदिरों में किस तरीके की रौनक, चूंकि सिर्फ पुजारी ही पूजा अर्चना कर रहे हैं? आज देखने को मिल रहा है जो रामनवमी के दिन बाकी सामान्य दिनों में जिस तरीके से लोगों की भीड़ रहती थी, आप भी ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे में कि यहाँ पे भक्तों का अकाल पड़ा हुआ है। कोई भक्त यहाँ पे आ नहीं रहे, क्योंकि आज सुबेरे से ही पूरे चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात हैं और लोगों को घर से निकलने के लिए मनाही भी है। और दूसरी चीज ये है कि लोग खुद डरे हुए हैं कोरोना संक्रमण को लेकर और मंदिर परिसर में लोग आने से डर रहे हैं कहीं भीड़ ना पड़ जाए, कोरोना ना फैल जाए। और दूसरी बात यह कि मंदिर समिति जो है उसने मुख्य दरवाजे को ही बंद कर दिया है और छोटे से गेट को खोला ताकि लोग एक एक करके यदि आना भी चाहे तो एक एक करके आ सकें। पर जिस तरीके से कल लॉकडाउन लगा है और इसका कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है तो उसके चलते लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं और आज रामनवमी होने के बावजूद मंदिर का परिसर पूरा सूना है, खाली पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे मंदिरों में किस तरीके से रामनवमी मनाई जा रही है और साथ ही आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन भी है? बिल्कुल इनो, आज जो है नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है और इसमें जो पूजा पाठ की जो गतिविधि रही है वो जैसे पहले दिन से शुरुआत हुई थी उसी तरह से मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई और जो पंडित उनके द्वारा आज जो है ज्योति जवारा का विसर्जन भी हुआ है। रेणु सुबह 5 बजे से जो मंदिर समिति है उनके द्वारा जो है जवारा का विसर्जन जो है नदी में किया गया है
इसमें भी जो किसी तरह से लोगों को शामिल नहीं होने दिया गया। सिर्फ मंदिर समिति के लोग ही इसमें शामिल थे, जिनके द्वारा मंदिर से जवारा और कलश निकाला गया, जिसके बाद जो है इसे नदी में विसर्जित किया गया। तो पूरी तरह से जो है लोगों को इससे दूर रखा गया था, किसी तरह से भीड़ एकत्रित नहीं होने दिया गया था। और रामनवमी के दिन भी जो आज रामनवमी का पर्व जो मनाया जा रहा है, उसमें भी जो है राम मंदिर में किसी भी तरह से भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाहर से ही उनको पूजा जो सामग्री है वो ली जा रही है और उनको प्रसाद दिया जा रहा है, मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यानी कि पूरी एहतियात बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कोरोना एक बार फिर से खतरनाक रूप में सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ में भी यह कहर बरपा रहा है। खतरे को देखते हुए दंतेवाड़ा जिले में 18 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने पुलिस के जवान जगह जगह मुस्तैद हैं और इस बीच दंतेवाड़ा जिले की डीएसपी शिल्पा साहू भी कोरोना के नियमों का पालन करवाने सड़क पर उतरी हैं। हाथों में डंडा लेकर मैदान में डटी ये दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू हैं। इनके कपड़े को देखकर शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। पुलिस वाली वर्दी नहीं बल्कि खास किस्म के ड्रेस में इसलिए हैं क्योंकि शिल्पा साहू 5 महीने की गर्भवती हैं। लेकिन फर्ज के आगे अपनी निजी जिम्मेदारियों को दरकिनार कर दिया है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए चिलचिलाती धूप में भी सड़कों पर मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल रखा है। सड़क से होकर गुजरने वाले हर शख्स को रोक रोक कर शिल्पा साहू कोरोना के नियमों का पालन करने की समझाइश देती नजर आ रही हैं। जो जरूरी काम से निकले हैं उन्हें जाने देती हैं, लेकिन बेकार घूमने वालों से सख्ती से निपटती हैं। गर्भवती शिल्पा साहू को ड्यूटी करने का किसी तरह से कोई दबाव नहीं है, लेकिन लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करने और अपनी टीम का हौसला बढ़ाने वो खुद ही सड़क पर उतरी। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ में भी जिला दंतेवाड़ा में लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन के सफल क्रियान्वयन के लिए हमारे जिला पुलिस दंतेवाड़ा की टीम जो है सभी जगह पर तैनात है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से जो है बाहर जाने से रोका जा सके, कोरोना से बचाया जा सके। हमारा जितना भी प्रयास हो सके हम उन्हें रोकें और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वे अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के नियमों के पालन के साथ ही शिल्पा साहू लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक कर रही हैं, ताकि लोग किसी शक शुबा में आकर वैक्सीनेशन अभियान को पलीता न लगाएं। 18 चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाएं। वे सभी लोग जो वैक्सीन लगाने के लिए पात्र हैं, जो 45 प्लस एज के हैं और आगे भी जो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगने का जो योजना बन रही है उसके तहत भी, ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। सावधानी रखें और सुरक्षित रखें। अपने फर्ज की अदायगी के लिए पहले भी शिल्पा साहू सुर्खियों में रही हैं। दंतेवाड़ा में महिला डीआरजी की एक टीम है जिसका नाम दंतेश्वरी फाइटर्स है। डीएसपी शिल्पा साहू इसी टीम को लीड करती हैं। दंतेवाड़ा के अंदरूनी इलाकों में नक्सल्स ऑपरेशन पर भी जाती हैं। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से लगाए गए कई आईईडी को भी शिल्पा और इनकी टीम ने डिफ्यूज किया है और अब एक बार फिर राजधानी रायपुर तक इनके चर्चे हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल ने फर्ज की अदायगी के लिए इनकी तारीफ की है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा।